लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि अगर वास्तव में जिम्मेदारी दलित समाज के नेता अपनी समझ लें तो मात्र 2 मिनट में केंद्र सरकार गिर सकती है और 2 मिनट में उत्तर प्रदेश सरकार गिर सकती है। 131 वहाँ बैठे हैं जो मौन बने बैठे हैं, 84 रिजर्व यहाँ बैठे हैं जो मौन बने बैठे हैं। जितनी ईमानदारी से आज बहुजन समाज के दलित संगठन काम कर रहे हैं, अगर काश इतनी ईमानदारी से अगर हमारे नेता काम करते तो आज ये समाज जो भारत के संविधान के पन्नों में सिर्फ एक बार लिखा हुआ है, शायद ये काफी आगे बढ़ जाता। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है और अपराध की अगर गतिविधि की बात करें तो खासकर दलित समुदाय पर अपराध की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और क्राइम ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार निष्क्रिय साबित हो रही है और जो दलित समुदाय के नेता हैं उनके अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा है और स्वाभाविक तौर पर वो इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। मेरे साथ रवि गौतम हैं, युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कई घटनाओं पर जाकर पीड़ितों से मिले हैं, कई घटनाओं से उनसे जानकारी भी लेंगे कि आखिर क्या वजह रही है और सरकार और प्रशासन का क्या फेलियर रहा है। जिन जिन घटनाओं पर वो गए हैं और वहाँ पर दलित समुदाय के साथ जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे सुल्तानपुर हो, भदोई हो और भी कई जगह की घटना, कानपुर हो, बुलंदशहर हो, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पर रवि गौतम लगातार पीड़ित पक्ष से मिलकर आए हैं। मेरठ हो तो वहां पर उन्होंने क्या जाना है, क्या उनसे बात कर उन्हें लगा है कि इस वक्त प्रदेश में किस तरह का राज चल रहा है। रवि गौतम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, आपका बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार आई है, जब से एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। उसमें आप चाहे दलित में आप चाहे किसी वाल्मीकि समाज कह लो, जाटा समाज कह लो, चमार समाज कह लो, धोबी कह लो, लेकिन विशेष रूप से एक चमार जाति को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो जाति है, ये जो समाज है, ये संविधान व बहुजन विचारधारा में आस्था रखते हुए सबको जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और जो किसी भी समुदाय पर अगर बहुजन समाज पर जुल्म जाती हो रही है या देश के किसी भी गरीब वर्ग पर जुल्म जाती हो रही है तो ये सोशल मीडिया से लेकर के जमीनी स्तर तक पूरा प्रयास कर रहा है कि उस लड़ाई को लड़ा जाए, उसको इंसाफ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उससे लगता है कि बीजेपी के जो गुंडे हैं, जो बीजेपी के जो सत्ता के आने के बाद जो 20-20 साल से खाली बैठे थे, जिन्हें हम भूमाफिया कह सकते हैं, रेपिस्ट कह सकते हैं और लुटेरे कह सकते हैं, वो इस टाइम इस समाज को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये समाज लगातार पुरजोर से इनका विरोध कर रहा है। और अपराध बढ़ने का कारण एक ये भी है कि जो 20 साल से भूखे बैठे हो, कभी सत्ता में नहीं आए, तो उन्हें सत्ता में आते ही उन्हें अपने घर भरने हैं। और सभी लोगों को आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो कानपुर की घटना रही हो, बुलंदशहर की रही हो, आजमगढ़ की रही हो, सुल्तानपुर की रही हो, मेरठ की रही हो या फिर मौजूदा गाजियाबाद की रही हो, उन सब के तार कहीं ना कहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता से जरूर मिलते हैं। तो उन्हें बीजेपी की सरकार का संरक्षण प्राप्त है और जब संरक्षण किसी को प्राप्त हो जाता है तो खुल के खेलता है। ना तो कप्तान बोलने को तैयार है, ना क्षेत्र का अधिकारी बोलने को तैयार है, ना डीएम बोलने को तैयार है। अगर कोई बोलता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सरकारी मशीनरी तो अपनी कुर्सी बचाने में है और जो उत्पीड़न हो रहा है, गुंडाई खासकर उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल चरम सीमा पर आ चुकी है। तो इसका सगला अगर मैं ये कह दूं कि निचोड़ अगर ये आता है, या तो दलित समाज या जिस पे उत्पीड़न हो रहा है वो हथियार उठा ले अपनी आत्मरक्षा के लिए, अन्यथा ना तो वो मरे। जिसको सुरक्षा मिलती है वो भी मरता है अगर वो दलित है, जिसको नहीं मिलती है वो तो मरना है ही है। तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? अगर कोर्ट में जाता है तो आदमी कोर्ट में जाते वक्त मर जाता है, कोर्ट से आता है तो जब आदमी मर जाता है, और घर में बैठ के तो मारा ही जा रहा है। आए दिन रेप बलात्कार इतने हो रहे हैं। और खास करके दलित समाज के लिए विशेष मैं कहना चाहूँगा, इनको तो उन्होंने कमजोर समझ लिया है कि भाई इनको मारो पीटो कुछ नहीं होने वाला। इसका एक कारण ये भी है कि जो बहुजन दलित समाज के नेता हैं ये गूंगे बने बैठे हैं। इन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से मतलब है, इन्हें बस जो है सत्ता प्राप्त करने से मतलब है। और बीजेपी सरकार में बीजेपी ने ये नेता तो बनाए, बस ये खाली कुर्सी भरने के लिए बनाए। ये एक आवाज भी दलितों के प्रति नहीं उठा सकते जिससे कि वो अपने मान सम्मान से जी सकें, सिवाय बीजेपी की तरफदारी करने के। कोई भी आप डिबेट उठा लो, कोई भी मामला उठा लो, कोई भी उत्पीड़न उठा लो, एक भी नेता, मैं इस बात को चैलेंज कर रहा हूं,
बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता अपने आप में या माननीय नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने कहा था कि भाई दलितों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। तो क्या आप दलित समाज नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने जाए कि सिर्फ हिंदू के नाम पे अभी चुनाव हो जाए कहीं? जैसे अभी आप देखिएगा सीतापुर में, सॉरी रामपुर में चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं आजम खान की लड़के की सीट पर। वहां देखिए चल गया झंडा कि हम सब हिंदू हैं, और उसके अलावा समाज पिट रहा है। तो जहां भी उत्पीड़न हो रहा है उन सब में बीजेपी की मिलीभगत से हो रहा है, उनके नेता हो रहे हैं। उनको साफ कह दिया गया है कि आप अगर शर्मा हैं, दुबे हैं या चौहान हैं या ठाकुर हैं, तो आप किसी भी तरीके से, ये 5 साल का मौका उत्तर प्रदेश में और 10 साल का केंद्र में मिला है, आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए, सरकार आए ना है। तो उस वजह से ये लूट खसोट, बदमाशी, लूट, कब्जे, अवैध कब्जे, इन सब पे लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि अगर वास्तव में जिम्मेदारी दलित समाज के नेता अपनी समझ लें तो मात्र 2 मिनट में केंद्र सरकार गिर सकती है और 2 मिनट में उत्तर प्रदेश सरकार गिर सकती है। 131 वहाँ बैठे हैं जो मौन बने बैठे हैं, 84 रिजर्व यहाँ बैठे हैं जो मौन बने बैठे हैं। जितनी ईमानदारी से आज बहुजन समाज के दलित संगठन काम कर रहे हैं, अगर काश इतनी ईमानदारी से अगर हमारे नेता काम करते तो आज ये समाज जो भारतीय संविधान के पन्नों में सिर्फ एक बार लिखा हुआ है, शायद ये काफ़ी आगे बढ़ जाता। अब आप देख लीजिए वसुंधरा की घटना है, वहाँ पर एक महिला जो है पिछले 12 साल से रह रही है, उसको डेली प्रताड़ित किया जाता है कि तो चमारी है, चमट्टी है, ढेड़ है, तेरे से बदबू आती है, बिल्डिंग जो है वो अपवित्र हो गई। तो ऐसे कब तक चलेगा? और आज वो परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है। आज हम भी उनसे मिलकर आए, हमने आश्वासन दिया, और बीजेपी के गुंडे यहाँ के जिला अध्यक्ष या जो विधायक हैं वो घर बुढ़ा करके फैसला करना चाह रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि अपराध तो बढ़ रहे हैं और भी बढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है तो भाई अपने घरों में डंडे रखो, बेसबॉल के डंडे रखो, क्रिकेट की हॉकी रखो, अपनी आत्मरक्षा के लिए वो आपको रखनी पड़ेंगी। और रही बात उत्पीड़न की, जब हमें लगेगा कि अब हमारे समाज का या हमारा जो मान सम्मान उन्होंने खत्म कर दिया, हमारे महापुरुषों को बार बार टारगेट किया जा रहा है, तो साथियों हम मरेंगे भी मारेंगे भी। तो कानून व्यवस्था पर अब विश्वास नहीं रहा लोगों का, खासकर दलित समुदाय का। अभी आप देख लीजिए, वो हमारे जिला अध्यक्ष हैं आजमगढ़ के अजीत कपूर जी, अभी किसी मामलों को लेकर के वहाँ पे सीओ जो है वो ओबीसी वर्ग से है, इंस्पेक्टर वो दलित था, किसी मामलों को लेकर के उसको हटा दिया गया कि वहाँ ठाकुरों ने जाकर के अब खुद पुलिस के साथ बदतमीजी करी। तो ये कानून व्यवस्था है कि एक जो कानून व्यवस्था नागपुर से चलती हो, जो कानून व्यवस्था लखनऊ भवन से ठीक है चलनी चाहिए, लेकिन एक फ़ोन पे चलती हो, जहाँ पे मान सम्मान की बात, बराबरी की बात ना हो, तो ये कौन सी कानून व्यवस्था? ये तो सिर्फ कानून व्यवस्था चल रही है, मनुस्मृति चल रही है। संविधान के तो बस ये दिखावे के लिए शपथ लेते हैं। अगर ऐसी कानून व्यवस्था है जो भेदभाव करती हो, अगर ऐसी कानून व्यवस्था है जिसमें महिला को दिन दहाड़े बदमाश बुलाकर पीटा जाता हो, अगर ऐसी कानून व्यवस्था है जहां आदमी को जिंदा जलाया जाता हो और उसके बाद भी इंसाफ लेने के लिए उन पर मुकदमे या धरना प्रदर्शन करता हो, तो ऐसी कानून व्यवस्था को हम नहीं मानते और ना ही हम मानेंगे। अगर कोई कानून व्यवस्था है जो भेदभाव से हट करके समाज में काम करे, अगर कोई कानून व्यवस्था है जो समाज में आगे बढ़ाने काम करे, तो हम उस कानून व्यवस्था को मानते हैं। लेकिन वो आज वर्तमान सरकार में कहीं भी वो कानून व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। रवि, जिस तरह की घटनाएं हुई और आप मिले पीड़ित परिवार से, क्या उनको भी ये सब लगता है कि वाकई जो प्रशासन का और सरकार का जो फेलियर है वो उन पर अब लग रहा है? और क्योंकि काफ़ी अच्छा वोट बैंक जो था वो बीजेपी को मिला था, लेकिन उनके अरमानों पर शायद अब पानी फिरता नजर आ रहा है पीड़ित पक्ष और दलित समुदाय के लोगों का। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जिस प्रचंड बहुमत से सरकार आई थी और इस देश ने एक नई कुछ सोचने के लिए कि भाई कुछ नया होगा, तो सभी वर्ग ने वोट दी। मैं ये नहीं कहता कि भाई कि सिर्फ एक वर्ग ने दी, जनरल ने दी, दलित ने बहुत बड़ी संख्या में वोट दी। लेकिन उसे ऐसा लगा कि काश कोई नया सवेरा देश में होगा, कोई विकास होगा, कोई हमारा उत्थान होगा। लेकिन यहाँ उत्थान की तो बात छोड़िए साथियों, यहाँ तो लोग सांस लेने पे भी मजबूर हैं। यहाँ रास्ते चलती महिला को चमार चमट्टी कहा जाता है, यहाँ रास्ते निकल लोगों को तो यहाँ गोली मार दी जाती है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में यादवों को। तो ये तो साफ स्पष्ट है कि सरकार अब जो है पहली बार तो आई, लोगों का मनोबल जीत करके, उनका विश्वास जीत करके, दूसरी बार आई ईवीएम के हिसाब से। तो ये सरकार जो चल रही है ये तो मशीनरी द्वारा दुरुपयोग से चल रही है। ना तो आज जनता का मन नहीं है कि वो इसको दोबारा चुन के भेजे, ना तो ईमानदारी से आप बैलेट पे चुनाव करवा लीजिए। मैं ये कह सकता हूँ अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी भी अगर 100 वोट पा जाएं गुजरात के अंदर। अच्छा रवि, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से
बीजेपी ने धर्म को हथियार बनाया है, धार्मिकता को लाकर, हिंदुत्व को लाकर ये सत्ता में काबिज हुई है। अब ऐसा नहीं लगता है कि उस धार्मिकता को लाकर ये सरकार सत्ता में तो आ गई है, लेकिन जो समाज है वो कहीं ना कहीं 50 साल पीछे चला गया है। जो पहले स्थिति थी आज़ादी से पहले, वही अब नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से पॉश इलाकों में भी जातिगत भेदभाव हो रहा है, उससे लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से धर्म की राजनीति करके ये लोग आए, समाज गुमराह हुआ। आज इस समाज को, इस देश के नौजवान साथी, इस देश के वर्ग को समझ में आ गया है, धर्म हमें खाने के लिए नहीं देगा। खाने को तो हमारे घर में जब आएगा, जब हमें रोजगार मिलेगा, जब हमें मेडिकल हब मिलेंगे, हमें यूनिवर्सिटियां मिलेंगी, हमें अस्पताल मिलेंगे, अच्छी सुविधा मिलेगी। धर्म से सिर्फ आप लोग घंटा बजवा करके ही आग लोगों को जो गुमराह कर सकते हो, अन्य धर्म से कुछ नहीं होने वाला। अब आप ये देखिए, चलो ठीक है, हालांकि मैं कभी भी उस मुद्दे पर नहीं आना चाहता। अगर आप लोगों ने राम मंदिर का उत्तर प्रदेश में निर्माण किया है, तो इसका रिजल्ट हम 2022 के चुनाव में बताएंगे, कि जिसमें कोरोना महामारी चल रही हो, बारिश में जहां तुम 50-50, 20-20 हज़ार करोड़ का फ्लाईओवर बनाते हो और वहां पानी भर जाता हो एक बारिश में, तो वहां ये कैसा विकास है? ये विकास थोड़ना है, ये तो घोटाले हैं। यहाँ पर हम लोगों को चाहिए था कि आप अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी बनाते, आप कॉलेज बनाते, आप मेडिकल हब बनाते, विकास के रास्ते खोलते, उद्योग क्षेत्र बनाते, नए नए कारखाने लगते, तो यहाँ पर जो है इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ती, देश का विकास बढ़ता। आप लोगों ने एक जाति विशेष को खुश करने के लिए, अपने जो हजारों साल के एजेंडे को दोबारा थोपने के लिए आपने जो कार्य किया है, इसका रिजल्ट 2022 के उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को देगी। और 2024 में जो सपना देख रहे हैं ना ये लोग, कि 2025 में हिंदू राष्ट्र हम घोषित करना चाहते हैं, आप भले ही अपने बुकों में छपवा लीजिए, लेकिन ये देश अम्बेडकरवादी था, ये देश संवैधानिक था, और ये देश संवैधानिक ही रहेगा। ना ही कोई धर्म से भटकने वाला। जो भटक गए सो भटक गए, आज वो पछता रहे हैं, वो रो रहे हैं कि हमसे क्या हो गया, और वो आने वाले समय हम आप लोग को बताएंगे। बहरहाल वो एक सपना था जो टूट गया, वो चूर हो गया। आज लोग समझ चुके हैं, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। ये थे हमारे साथ रवि गौतम, जिन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों से आम जन जो है वो काफ़ी निराश है और त्रस्त भी है। ऐसे में सरकार को अपनी जो छवि है उसको साफ रखने के लिए आम जन के बारे में कुछ सोचना होगा, योजनाएं लानी होंगी और उनके पटल पर कार्य करने होंगे। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।